नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। आप सभी के लिए आज की क्लास में हम बात करेंगे आईसीटी का जो पेपर है, सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी। ये हमारा 10वां पेपर है और मात्र 20 अंकों का होगा। इसमें पास होने के लिए आपको 8 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। अब बहुत से विद्यार्थी सोचेंगे यार 8 नंबर ही तो चाहिए, पर पूर्णांक भी तो देखिए साथियों 20 ही अंक का है। इसको आपको करने के लिए समय मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न है आपका पहला, एनआईओएस ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित ऑडियो सेवा कब प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जुलाई 2012 से की थी। डी ऑप्शन राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। शिक्षण का अनुभव शंकु प्रतिमान है। ये ध्यान रखना, अनुभव का शंकु प्रतिमान एडगर डेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम बताइए साथियों। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। और ये सीपीयू ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट कर लें। ठीक है, आपसे अगर पूछे साथियों एएलयू का पूरा नाम, तो ये भी आपको याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ध्यान रखना है ना, तार्किक अंक इकाई। ध्यान रखना, अर्थमेटिक गणितीय तार्किक इकाई बोलते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो नेटवर्क 3 प्रकार का है, लेन, मैन और वैन। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और बेन का मतलब होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। और NAN ये कोई नेटवर्क नहीं है, 3 ही प्रकार के नेटवर्क होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय को प्रणाली उपागम क्यों कहा जाता है? इसका कारण है क्योंकि इसका संबंध कंप्यूटर आधारित अभियांत्रिकी प्रणाली से है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी थर्ड कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त 4 प्रकार की अंत्यक्रियाओं के नाम। भैया याद रखना चारों प्रकार की। ये है आपकी, पहला है TLI। TLI का मतलब होता है टीचर लर्नर इंस्ट्रक्शन। दूसरी है LLI। LL का मतलब होता है लर्नर लर्नर इंस्ट्रक्शन। TMI टीचर मेटेरियल इंस्ट्रक्शन। और चौथी है LMI यानी लर्नर मेटेरियल इंट्रैक्शन। ध्यान रखना 4 प्रकार हैं आपके ये। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, वो हमारे स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। और आपको पता होना चाहिए, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, चूहे पर प्रयोग किया था। कृत्रिम शिक्षण क्या होता है? विद्यार्थी शिक्षकों को कक्ष में दी जाने वाली शिक्षण में जाने से पहले साथी विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है, जिसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अनुरूपित शिक्षण विद्यार्थी शिक्षकों को वास्तविक कक्षा शिक्षण चुनौतियों का सामना कराने के लिए तैयार करता है एवं आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता करता है। अगला हमारा प्रश्न है 9वां, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, एक तो होता है सेव, ठीक है, और दूसरा होता है सेव एज। ठीक है, दोनों में अंतर है साथियों। तो सेव का मतलब होता है इसके द्वारा हम किसी नए दस्तावेज को पहली बार कंप्यूटर में सुरक्षित करते हैं, तो सेव पर क्लिक करेंगे। और अगर हमारे पास पहले से ही कोई डाटा ऑलरेडी है, कोई भी PDF उसमें दस्तावेज ऑलरेडी ऐड है, तो उसमें हम अगर एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद पुनः उसको किसी अन्य नाम से या उसी नाम से सेव करते हैं, तो उसके लिए हमको सेव एज पर क्लिक करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर बूटिंग कई बार पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, ऑन होता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंप्यूटर बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ करता है, तो ये कहलाती है अपनी कंप्यूटर बूटिंग, कंप्यूटर के ऑन होने की प्रोसेस। अगला है 11वां, पावर पॉइंट स्क्रीन के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? देखिए, अगर आपको पावर
पॉइंट दिखाई दे रहा है उसकी स्क्रीन पर जो घटक दिखाई देंगे, एक तो दिखाई देगा रिबन। रिबन का मतलब होता है साथियों आइकन। आइकन जो होते हैं हमारे ऐप वगैरह दिखाई देते हैं ना, टूल्स, वो हमारे रिबन कहलाते हैं। उसके बाद स्टेटस बार भी आपको दिखाई देगा, और एक होता है स्क्रॉल बार। इस तरीके से स्क्रॉल बार एक नीचे की साइड बटन मिलेगा, ऊपर की साइड मिलेगा, ये स्क्रॉल बार का चिन्ह होता है ना। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं। तो क्रेता को वस्तु एवं सेवाओं को चुनने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प मिलते हैं। जैसे अगला है क्रेता को कम मूल्य पर क्रय के अवसर मिलते हैं, ये ई कॉमर्स के लाभ हैं। व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी होती है, और मार्केटिंग की लागत में भी कमी होती है। विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता होती है, और छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों के साथ में प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिल जाती है। तो इससे होता है ई कॉमर्स का लाभ। क्वेश्चन नंबर 13 है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताते हुए ई लर्निंग की 2 हानियां बताइए। तो शैक्षिक तकनीकी 3 प्रकार की होती है, इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे। पहली है कठोर शिल्प उपागम, इसको हम शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट कहा जाता है। दूसरा प्रकार है कोमल शिल्प उपागम, इसको हम शैक्षिक तकनीकी सेकंड कहते हैं। और तीसरा है प्रणाली उपागम, इसे हम शैक्षिक तकनीकी थर्ड कहते हैं। अब बात करें शैक्षिक तकनीकी में ई लर्निंग की हानियों की, तो केवल तकनीकी दक्ष व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक होती है शैक्षिक तकनीकी, है ना। ई लर्निंग पढ़ाई से एवं पुस्तकों से इसमें दूरी की संभावना रहती है। व्यक्ति पुस्तकों को त्याग देता है और ऑनलाइन टीचिंग करता है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन रीडिंग करता है। शिक्षार्थी एवं शिक्षक में सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। आप टीचर ऑफलाइन पढ़ाएगा तो आमने सामने बैठेंगे, साक्षात्कार होगा, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। अथवा में आपका प्रश्न है, अथवा वाले प्रश्न जरूर पढ़ के जाएंगे। अंत्यक्रिया विधि के लाभ और उसकी हानियां, ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। सभी साथी जरूर पढ़ के जाएंगे अथवा वाले प्रश्नों को। 14वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण से समय की बचत होती है, शिक्षण की जटिलता कम हो जाती है, शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग करता है, प्रयोग के दौरान काम आता है, तात्कालिक प्रतिपुष्टि भी मिलती है, फीडबैक तुरंत मिलता है, एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास होता है, और एक ही संप्रत्यय की विषय वस्तु को सीमित भी किया जाता है। तो ये हमारे माइक्रो टीचिंग की एडवांटेज है, विशेषता है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, समावेशी शिक्षा में आईसीटी की क्या भूमिका है। आईसीटी का मतलब सूचना संप्रेषण तकनीकी की क्या भूमिका है समावेशी शिक्षा में, ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कार्य लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य भी लिखना है, इस कहते किसको है ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर के समस्त कार्य क्रियाकलापों को नियंत्रित और समन्वित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधन कौन कौन सी, जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि को व्यवस्थित करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों की बात करते हैं तो इसमें फाइल बनाना, फाइलों को मेमोरी में व्यवस्थित करना आदि काम है। प्रोसेस वर्क का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनपुट में आउटपुट, ठीक है, डिवाइस के बीच में भी मध्यस्थता का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं GUI, ठीक है, और CUI, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, और CUI का आपको बताना है कमेंट करके। तो ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है साथियों, इसका अंतर आपको याद रखना है, यूनिट नंबर 3 में प्रश्न मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर एंटीवायरस क्या है। सुना होगा आप लोगों ने एंटीवायरस, ठीक है। तो कंप्यूटर एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की संदिग्ध प्रोग्रामों से रक्षा करता है, वायरसों से रक्षा करता है। सॉफ्टवेयर मैलिशियस कोड के लिए जांच करता है, और अगर वायरस का पता चलता है तो वह वायरस के खतरे को दूर करने के लिए भी काम करता है एंटीवायरस। यह एक सॉफ्टवेयर वायरस की चेतावनी भी देता है। अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से इस तरह के वायरस के प्रसार को भी रोकता है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर हैकिंग से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न यूनिट 4 में मिलेगा। और कंप्यूटर पायरेसी क्या है, ये भी यूनिट 4 में मिलेगा। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग निशान लगा लीजिए अपनी 1 वीक सीरीज में, और इनको पढ़ के जरूर जाएं। इनमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। 17वां हमारा क्वेश्चन है ई लर्निंग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ई लर्निंग में काम आने वाली प्रमुख तकनीकों को स्पष्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ई लर्निंग का मतलब है इंटरनेट एवं अन्य
दृश्य एवं श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा को ग्रहण करना। इसमें नेटवर्क से सुसज्जित कंप्यूटर के द्वारा कौशल एवं ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। ई लर्निंग में वेब आधारित सीखना, कंप्यूटर द्वारा सीखना, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम व सहभागिता आदि प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें विषय वस्तु इंटरनेट, ऑडियो, सैटेलाइट टीवी आदि के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट तकनीकी से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तकनीकी से परिपूर्ण शिक्षण का लक्ष्य व्यक्तिगत एवं सांस्थानिक रूप से क्षमता संवर्धन, उचित लागत की विषय वस्तु भी उपलब्ध कराना इसका काम है। ई लर्निंग में कौन कौन सी तकनीकी अपनाई जाती हैं? सबसे पहले याद रखना ऑडियो से भी हम काम चलाते हैं अपना। बहुत समय से रेडियो एवं अन्य ऑडियो सामग्री का उपयोग कक्ष में किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से वेबकास्ट एवं पॉडकास्ट को डाउनलोड करके ऑडियो सामग्री का उपयोग हम शिक्षा के लिए करते हैं। दूसरा, हमें सुविधा मिलती है वीडियो की। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही सीडी, डीवीडी या इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो का उपयोग अपने शिक्षण अथवा अधिगम में कर सकते हैं। कई शिक्षक यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो से भी शिक्षण का काम करते हैं, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। कंप्यूटर सहित टैबलेट, मोबाइल फ़ोन का उपयोग भी आज बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। तो ये ई लर्निंग की तकनीकियाँ हैं। अथवा में आपको प्रश्न याद रखने हैं। कंप्यूटर सहायक अधिगम से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सहायक अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है। ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है? शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है? ये भी प्रश्न यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ के जाना है। सभी साथी ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, संप्रेषण की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिएगा। तो संप्रेषण होता क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम में शब्द, संकेत, हाव भाव या व्यवहार के द्वारा अपने विचारों, सूचनाओं या प्रभावों का एक दूसरे में आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची रूप है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है। कम्युनिस से हुई है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है वार्तालाप करना। ठीक है। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब हम बात करें शाब्दिक संप्रेषण की, तो जब कोई भी संप्रेषण केवल शब्दों के माध्यम से किया जाता है तो वो शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। और शाब्दिक संप्रेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मौखिक शाब्दिक, यानी बोल करके शब्दों के माध्यम से, और दूसरा है लिखित शाब्दिक, यानी लिख करके शब्दों के माध्यम से। सेकंड है इसमें अशाब्दिक संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, केवल संदेशवाणी, नेत्रों से, चक्षुओं से, संकेतों से, मुख मुद्राओं से, स्पर्श संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। इसमें लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि संदेश ग्रहण करने वाला उपयुक्त सभी संदेशों को समझना चाहिए। और यह भी 3 प्रकार का होता है, मौखिक अशाब्दिक संप्रेषण, चक्षु संपर्क मुख मुद्रा के द्वारा संप्रेषण, और स्पर्श संपर्क संप्रेषण। ठीक है भाई। अब आपको अथवा में फिर 2 प्रश्न आपको बता रहा हूँ। संप्रेषण चक्र को समझाते हुए संप्रेषण के लाभ और हानि आपको लिखने हैं। ये प्रश्न भी आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। संप्रेषण उपकरणों की क्या उपयोगिता है, इसको भी आपको याद रखना है, यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। अब आपका अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर के गुण एवं दोषों को संक्षिप्त में लिखिए। देखिए कंप्यूटर के गुण कौन कौन से हैं। कंप्यूटर में गति पाई जाती है। यह एक तीव्र गति वाला यंत्र है, उपकरण है, जिसमें गणना को सेकंडों से पहले कर दिया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर में स्टोरेज पाया जाता है। कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है और इसकी क्षमता का आकलन हम किस में करते हैं? बिट्स में करते हैं। ध्यान रखना भाई, 8 बिट्स होती है 1 बाइट में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भाई 1024 बाइट के अंदर होता है 1 KB। कितना होता है? 1 KB। 1024 KB में कितने होते हैं साथियों? 1024 KB में होता है 1 MB। ठीक है, 1024 MB में क्या होता है साथियों बताइए? 1 GB होता है। ठीक है, 1024 GB में क्या होता है? 1 TB होता है। ठीक है, ये अपनी इकाइयाँ होती हैं कंप्यूटर की स्टोरेज की, जो आपको याद रखनी है। दूसरी अगली गुण है इसके अंदर बहुगुणी। कंप्यूटर द्वारा एक ही समय में अनेक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान, स्थानांतरण, गणितीय गणनाएं आदि। कर्मनिष्ठता पाई जाती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर की तरह मानव थकान महसूस नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर की तरह यानी मानव की तरह कंप्यूटर थकान महसूस नहीं करता। ये बिना थके और ध्यान भंग किए बिना लगातार कार्य करता है। लेकिन इसको एक चीज़ की ज़रूरत है, ये व्यक्ति
जितना इसको आदेश देगा, जितना कमांड करेगा, उतना ही काम करेगा। परिशुद्धता का गुण, ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा त्रुटियां लगभग बहुत कम होती है, और जो त्रुटियां होती है ना वो एक व्यक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि कंप्यूटर तो खुद काम करता नहीं है। आप लोग जैसा उसको कमांड देंगे वैसा ही काम करेगा। अब कंप्यूटर का गुण के बाद अब देखिए कंप्यूटर के दोष कौन कौन से हैं, इसमें कमियां क्या होती है। बुद्धिमत्ता की कमी, कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं होती, यह तो एक मशीन है और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के निर्देशों के आधार पर कार्य करता है ये। सामान्य बोध की कमी, इसमें सामान्य बोध की कमी पाई जाती है। कंप्यूटर बिल्कुल एक मूर्ख नौकर की तरह काम करता है। यदि आप इससे कहें कंप्यूटर से कि भाई बाजार से, आप लोगों ने रोबोट देखे होंगे, रोबोट से आप लोग कहेंगे कि बाजार से सब्जी ले आओ, ठीक है, बाजार से सब्जी खरीद लो। क्या बोला आपने रोबोट को कि बाजार से सब्जी खरीद लो? तो ऐसा अगर आपने कंप्यूटर को बोला है, रोबोट को बोला है, तो वो बाजार से सब्जी खरीद लेगा, परंतु उस सब्जी को घर लेके नहीं आएगा, क्योंकि आपने केवल कितना बोला है कि बाजार से सब्जी खरीद लो। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आपने सब्जी खरीदने के लिए बोला है, घर पर लाने के लिए थोड़ी बोला। तो इसका अर्थ हुआ कि कंप्यूटर के अंदर सामान्य बोध नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जितना बोला उससे अधिक काम कर देगा, कभी नहीं करेगा। अथवा में आपके प्रश्न है कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वेन आरेख बना करके वर्णन कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 का है। और अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है थोड़ा संक्षेप में। तो ये भी यूनिट नंबर 3 का प्रश्न है। तो ये आपका आईसीटी का पूरा कंप्लीटली यहाँ पर मॉडल पेपर होता है। और जो जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं और अथवा में जो आपके प्रश्न हैं उन सबको आप लोग कंप्लीटली टच करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे अपनी सीरीज में से। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।